हेलो दोस्तों, आप सभी लोग को गुड मॉर्निंग। मैं वीर बहादुर शर्मा, मैथ फैकल्टी, आप सभी लोग का अपने मगध कोचिंग सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन के उस क्वेश्चन के साथ आया हूं जो वेरिएशन पर डिपेंड है, जो एक क्वांटिटी दूसरे क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में वेरी करता है। ठीक है, जैसे आप सुने होंगे ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एज बी, ठीक है, या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल एज सी। तो इस तरह के क्वेश्चन के साथ आया हूं और ऐसे क्वेश्चन अक्सर तो पूछे जाते हैं बहुत कम, लेकिन जब पूछ दिए जाते हैं तो लड़के नहीं बनाते हैं, जबकि इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं बहुत ही इजी वे में बन जाते हैं। आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा इस टाइप के क्वेश्चन, लेकिन होता क्या है कि लड़के क्लास करते समय तो स्कूलिंग लाइफ में पढ़ते हैं, लेकिन फिर उसको भूल जाते हैं और कंसेप्ट नहीं होने की वजह से वो लड़के बहुत ही इस टाइप के इजी क्वेश्चंस को एग्जामिनेशन हॉल में छोड़ के चले जाते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आज के बाद आपके साथ ऐसा नहीं होगा इस वीडियो को देखने के बाद। हाँ, लेकिन आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा ज़रूर, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम बिना टाइम वेस्ट किए। अपने फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, ए वेरीज डायरेक्टली एज बी इन्वर्सली एज सी। ठीक है, ए वेरीज डायरेक्टली एज बी इन्वर्सली एज सी, मतलब ए जो वेरी करता है बी के अनुक्रमानुपाती एंड सी के व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, उसके बाद बोला गया है ए इज 12 व्हेन बी इज 6, ए इज 12 व्हेन बी इज 6 एंड सी इज 2। ठीक है, दूसरा कंडीशन दिया गया है जिसमें आपको निकालना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए व्हेन बी इज 12 एंड सी इज 3। मतलब आपको दिया गया है ए वेरी करता है डायरेक्टली बी के, मतलब बी के अनुक्रमानुपाती है, सी के व्युत्क्रमानुपाती है, और ए का मान 12 है जब बी 6 और सी 2 है। ए का मान 12 है जब बी का मान 6 है और सी का मान 2 है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए व्हेन बी इज 12, मतलब ए का मान निकालना है जब बी 12 हो और सी 3 हो। तो चलिए देखते हैं कैसे बनता है ये हमारा क्वेश्चन। आपका ये पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। तो यहाँ पर पहले हम आपको फर्स्ट क्वेश्चन को बहुत ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे और देखिएगा। तो ए वेरी करता है कैसे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ये सिंबल है, ए बी के अनुक्रमानुपाती और सी के व्युत्क्रमानुपाती। जो व्युत्क्रमानुपाती का है मतलब इन्वर्सली का है उसको नीचे में करेंगे, और ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो अनुक्रमानुपाती हो ऊपर रहेगा। इसका मतलब ये अनुक्रमानुपाती का मतलब ये होता है, इन्वर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है कि अगर b का वैल्यू बढ़ेगा तो a का वैल्यू बढ़ेगा, b का वैल्यू घटेगा तो a का वैल्यू घटेगा। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है दोस्तों कि c का वैल्यू अगर बढ़ेगा तो a का वैल्यू डिक्रीज करेगा, a का वैल्यू घटेगा, और c का वैल्यू घटेगा तो a का वैल्यू बढ़ेगा। क्लियर। चलिए, तो अब बोला गया फर्स्ट कंडीशन में a है 12, सॉरी, इसके बाद हम क्या करते हैं, a इसको हटाते हैं। आप फिजिक्स में पढ़े होंगे कि इसको जब हटाते हैं इस सिंबल को, तो हम क्या करते हैं, एक कांस्टेंट लगाते हैं। वो कांस्टेंट हम k मान लेते हैं, k इक्वल टू बी, a बराबर k इंटू बी बाई सी। चलिए, तो अब हम बात करते हैं, दिया गया है फर्स्ट कंडीशन a इक्वल टू 12 व्हेन k का वैल्यू निकालेंगे इस इक्वेशन से, और दिया गया है b इज 6 एंड c इज 2, मतलब a 12 है व्हेन b 6 एंड c 2। तो यहाँ से k का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, यहाँ से k का वैल्यू आप निकालोगे तो क्या हो जाएगा, देखो तो 2 से ये 3 बार में और 3 से ये 4 बार में, मतलब k का वैल्यू आया 4। अब दूसरा कंडीशन में, अब a का वैल्यू जहाँ फाइंड आउट करना है, वहाँ पर दिया गया है b 12 है और c 3 है, k का मान 4 आपने फाइंड आउट कर चुका है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 3 से ये 4 बार में जाएगा, 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 16। दैट इज योर आंसर, a का वैल्यू 16। क्लियर है दोस्तों। चलिए,
इसी के साथ बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों हमने इसको बहुत ही बेहतरीन तरीक़ा से समझाया और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग को समझ में आया होगा। आप सभी लोग को समझ में आया होगा। अगर इस पहले क्वेश्चन को आप समझे होंगे तो आने वाले आगे क्वेश्चन को बनाने में हमें बहुत ही ईजी फील होगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, द प्राइस ऑफ नेकलेस वेरी डायरेक्टली एज द नंबर ऑफ पियर्स इन इट। ठीक है, मतलब एक हार की कीमत जो है उसमें लगे मोतियों की संख्या के अनुक्रमानुपाती है। एंड ऑल्सो इट वेरी डायरेक्टली एज द स्क्वायर रूट ऑफ रेडियस ऑफ पियर। और जो प्राइस है इसके भी अनुक्रमानुपाती है। किसके? उस जो मोतियाँ लगी हैं हार में उसके रेडियस, उसकी जो रेडियस है, उसकी जो त्रिज्या है, उसके स्क्वायर रूट, उसके वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती है। तो चलिए पहले फार्मूला बना लेते हैं। फार्मूला ये हुआ हमारे क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। पियर्स की प्राइस का हम पी से डिनोट कर लेते हैं और एक कांस्टेंट लगा देते हैं। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल लगा के हम टाइम वेस्ट ना करेंगे तो के लगा लेंगे। चलिए उसके बाद बात करते हैं। तो नंबर ये क्या है? एन जो है पियर्स का संख्या है, नंबर ऑफ पियर्स है, मोतियों की संख्या है। उसके बाद है ये स्क्वायर रूट रेडियस। ठीक है, यही बोला गया था कि जो प्राइस है उसकी जो मोतियों की संख्या है उसके अनुक्रमानुपाती और रेडियस के वर्गमूल के भी अनुक्रमानुपाती है। ठीक है, तो यही बोला गया है। ये रहा आपका फार्मूला। चलिए अब फर्स्ट कंडीशन बोला गया है आपको कि द प्राइस ऑफ नेकलेस वाज 150। ठीक है, मतलब नेकलेस का एक हार की कीमत 150 रुपया है। व्हेन इट हैड 75 पियर्स ईच ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर। मतलब एक हार की कीमत 150 रुपया है। एक हार की कीमत 150 रुपया है जब इसमें मोतियों की संख्या 75 और प्रत्येक मोतियों की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, उसके बाद बोला गया फाइंड द रेडियस ऑफ पियर्स, फाइंड द रेडियस ऑफ पियर्स ऑफ अ नेकलेस हैविंग 100 पियर्स हुज कॉस्ट इज ₹600। मतलब उस नेकलेस के मोतियों का त्रिज्या निकालनी है जिसकी कीमत 600 रुपया है और जिसमें मोतियों की संख्या 100 है। तो चलिए पहला कंडीशन जो दिया था उसमें इसका प्राइस था 150 रुपया और मोतियों की संख्या दिया था 75 और नेकलेस की मोतियों की त्रिज्या जो थी 1 थी। तो इसका रूट कर देंगे। चलिए यहाँ से आप के का वैल्यू निकाल ले या दूसरा इक्वेशन लिखेंगे तो वहाँ से भाग दे दीजिएगा दोनों में, तो के से के कैंसिल हो जाएगा। कैसे भी आप कर सकते हैं, देख लीजिए। हम दूसरा इक्वेशन भी लिख लेते हैं जिसमें आपको रेडियस निकालना है। चलिए तो वहाँ पर प्राइस दिया था 600 के और यहाँ पर मोतियों की संख्या था उसमें कितना 100, तो 100 हो जाएगा और आपको रेडियस निकालना था। तो देखिए या तो यहाँ से के का वैल्यू निकाल के आप इसमें रख दीजिए या इन दोनों इक्वेशन को भाग दे दीजिए तो के से के कट जाएगा। आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। चलिए तो के से के कैंसिल हो जाएगा। 75 से ये कितना बार में? 2 बार में और 100 से ये 6 टाइम्स में। ठीक है, तो ये आ जाएगा √3। तो यहाँ कितना 2 से ये 6 कितना बार में? 3 बार में। तो देखिए तो यहाँ से √r बराबर आ गया 3, मतलब r बराबर कितना आ गया 9 सेंटीमीटर आंसर। देखिए दोस्तों कितना इजी वे में बन गया, बिल्कुल इजी वे में बन गया। लेकिन जब तक आप कंसेप्ट नहीं जानते इस क्वेश्चन को आप एग्जाम में छोड़ के आ जाते, जबकि बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन। इसमें आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो इसी के साथ हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपको बहुत, मैं आपसे वादा करता हूं आपको बिल्कुल, मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको फ़ायदा होगा। इसमें कोई डाउट नहीं है कि आपको फ़ायदा ना होगा। ठीक है, क्योंकि अक्सर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में लोग छोड़ के आ जाते हैं। चलिए तो इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। क्वेश्चन नंबर 3 ये है, क्वेश्चन नंबर 3 है। अब आते हैं हम थोड़ा ट्रेन की तरफ भी। बोला गया एन इलेक्ट्रिक ट्रेन, ठीक है, एक विद्युत ट्रेन है। ठीक है, जो आप लोग देखते होंगे आजकल सारी ट्रेनें लगभग इलेक्ट्रिक पे चलती हैं। तो एन इलेक्ट्रिक ट्रेन इज गोइंग विद द स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर। एक जो इलेक्ट्रिक ट्रेन है, विद्युत ट्रेन है, जो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलती है।
एंड इट्स इलेक्ट्रिक पावर इज द थ्राइस ऑफ फ्रिक्शन फोर्स। बोला गया है जो इसका इलेक्ट्रिक पावर है फ्रिक्शन फोर्स मतलब घर्षण बल का 3 गुना है। क्या है? घर्षण बल का 3 गुना है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को समझिएगा। When electric power is twice, जब बोला गया कि जब विद्युत शक्ति दोगुना हो जाता है, ड्यू टू एनी रीजन, तब किसी कारणवश इट्स फ्रिक्शन फोर्स बिकम्स 1:1/2, मतलब 1.5 गुना हो जाता है। मतलब इसका घर्षण बल जो है किसी कारणवश 1.5 गुना हो जाता है। फाइंड इट्स करंट स्पीड, तब इसका करंट स्पीड अब बताना है। जब फ्रिक्शन जो इलेक्ट्रिक पावर है 2 गुना हो जाए और फ्रिक्शन फोर्स 1.5 गुना हो जाए तब। तो चलिए देखते हैं, इस क्वेश्चन को समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि ये है कि स्पीड दिया हुआ है आपको। अच्छा एक चीज़ बताओ, हम इसमें तो आपको ये बताया ही नहीं गया है कि कौन किसके डायरेक्टली है, कौन किसके इन्वर्सली है, तब आप क्या करोगे? बिल्कुल छोड़ के आ जाओगे। अरे हाँ भाई, छोड़ के आ जाओगे। लेकिन आज के बाद आप इस क्वेश्चन को नहीं छोड़ोगे, आप ऐसे क्वेश्चन को नहीं छोड़ोगे। देखो कैसे इसमें हम पता करते हैं डायरेक्टली कौन है किसके और कौन किसके इन्वर्सली है। एक चीज़ बताओ, आप गाड़ी चलाते हो, एटलीस्ट तो बाइक चलाते होगे। चलो बाइक भी नहीं चलाते हो, साइकिल चलाते हो। सोचो आप साइकिल में अपना पावर बढ़ाते हो, क्या होता है? साइकिल की स्पीड बढ़ती है और वहीं पर ब्रेक लेते हो, मतलब पहिए पर घर्षण बल अप्लाई करते हो, ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई करते हो, तो क्या होता है? आपकी साइकिल धीरे हो जाती है, धीमा हो जाती है, और ज़्यादा लगाओगे रुक जाएगी। मतलब क्या हुआ? अगर आप अपना पावर बढ़ाओगे, इलेक्ट्रिक पावर बढ़ाओगे तो वेलोसिटी बढ़ेगी, घटाओगे घटेगी। उसी तरह से फ्रिक्शन फोर्स अगर बढ़ाओगे तो वेलोसिटी क्या होगी? आपकी स्पीड क्या होगी? कम होगी। और फ्रिक्शन फोर्स को कम करोगे तो आपकी वेलोसिटी क्या होगी? बढ़ेगी। मतलब ये हुआ कि आपकी जो वेलोसिटी है, ट्रेन की वेलोसिटी है, इलेक्ट्रिक पावर के डायरेक्टली होगी और फ्रिक्शन फोर्स के इन्वर्सली होगी। तो मतलब सीधा यही बात बनता है, वेलोसिटी इक्वल टू के इंटू इलेक्ट्रिक पावर को हम ई से डिनोट करते हैं और फ्रिक्शन फोर्स को एफ से। क्लियर? आप फिजिक्स में कैसे डिनोट करते हैं उससे मतलब नहीं है, आप क्वेश्चन बनाना है। हमने इलेक्ट्रिक पावर को ई से और फ्रिक्शन फोर्स को एफ से डिनोट कर दिया। चलिए, अब बोला गया है क्वेश्चन में कि आपकी ट्रेन की स्पीड कितनी थी? 40 किलोमीटर पर आवर। 40 किलोमीटर पर आवर। लेकिन पहले तो जो कंडीशन दिया है उसको लिख लेते हैं। बोला गया है कि ये एक इलेक्ट्रिक पावर है, ठीक है, और ये फ्रिक्शन फोर्स है। तो फर्स्ट कंडीशन में बोला गया है कि अगर ये 1 यूनिट था तो ये 3 यूनिट था। बोला गया कि फ्रिक्शन फोर्स का इलेक्ट्रिक पावर क्या है? 3 गुना है। उसके बाद बोला गया है कि जब इलेक्ट्रिक पावर 2 गुना हो जाता है, मतलब ये 3 के बजाय 6 हो जाता है, तो ये क्या हो जाता है? ये क्या हो जाता है? 1.5 गुना। जो 1.5 गुना मतलब 1 सही 1/2 मतलब 3/2 ना, मतलब ये कितना हो जाएगा? 3/2 हो जाएगा। ठीक है, हम फ्रैक्शन में ना आने की वजह से ऐसा करते हैं कि इसमें हम 2 से गुना कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2, तब ये इसका 3 गुना मतलब ये 6 हो जाएगा। तो जब ये 6 हो जाएगा तो इसका ये 2 गुना 12 हो जाएगा। और इसका अब 3/2 निकालोगे, इसका 3/2 आप निकालोगे तो क्या हो जाएगा? इसका 3/2 निकालोगे तो 2, इसका देखो तो 3/2 निकालोगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या? 3। मतलब अब फ्रिक्शन फोर्स कितना हुआ? अब आपका फ्रिक्शन फोर्स 3 हुआ। मतलब फर्स्ट कंडीशन में आपका इलेक्ट्रिक पावर 6, फ्रिक्शन फोर्स 2, और सेकेंड कंडीशन में आपका इलेक्ट्रिक पावर 12, फ्रिक्शन फोर्स 3। तो इस कंडीशन में आपको वेलोसिटी फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट कंडीशन में दिया गया है, आपके पास फार्मूला भी है, निकाल लेते हैं। देखिए v बराबर दिया है 40 किलोमीटर पर आवर, v बराबर दिया है 40 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर। k का वैल्यू हम यहाँ पे ऐसे रख देते हैं, e का वैल्यू है 6 और फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू है 2। ठीक है, इसको भी लिख लेते हैं। k का मान क्या निकालेंगे? सीधा भाग दे देते हैं। तो यहाँ पर है v निकालना है, ये है k और ये इलेक्ट्रिक पावर 12 और ये है 3। चलो भाग दे दो, कोई बात नहीं,
भाग दे दो, 2 से ये देखो तो 3 बार में, 3 से ये 4 बार में, क्या आया, क्या आया, ये अब इधर जाएगा और ये भाग में जाएगा, तो v बराबर आ गया, यहाँ से देखो तो k से k कैंसिल हो जाएगा, तो v बराबर आ गया 160 बटा में 3, दैट इज कितना हो जाएगा दोस्त, 3 से 5 टाइम्स जाएगा, फिर 3 से 3 टाइम्स 1/3 किलोमीटर पर आवर, ये रहा आपका स्पीड। ठीक है, ये कैलकुलेशन है, आप कर सकते हो। यहाँ पे अगर इस तरह से आपको दिक्कत हो रही है तो कोई बात नहीं, फर्स्ट इक्वेशन से आप k का वैल्यू निकाल लो, इसमें k का वैल्यू रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। ये क्लियर हुआ दोस्त, ये क्लियर हुआ। हम, ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था, ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था। इसमें आपको कुछ नहीं दिया था, आपको अपने से सोचना था कि क्या हमें कौन सा किसके इन्वर्सली है, कौन किसके डायरेक्टली है, और आपने इसको भी, इस क्वेश्चन को भी कर लिया। तो अब हम नहीं समझते हैं कि आपको आगे आने वाले क्वेश्चंस में कोई इशू होगा। चलिए, तो इसी के साथ बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4 ये है कि एन इंजन कैन मूव एट द स्पीड ऑफ 20/3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, विदाउट एनी वैगन। मतलब बोला गया है कि एक ट्रेन है जो 20/3 मीटर प्रति सेकेंड के स्पीड से चल सकती है, मतलब ट्रेन का इंजन है। जब कब ऐसा चल सकती है, जब उसके साथ कोई बोगी, कोई डब्बा ना जोड़ा जाए, ठीक है, कोई डब्बा ना जोड़ा जाए, ठीक है। उसके बाद बोला गया है द एंड रिडक्शन इन द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर ऑफ वैगन्स अटैच्ड टू इट। मतलब बोला गया है कि जो रिडक्शन है, जो स्पीड में जो कमी हो रही है, स्पीड नहीं, स्पीड में जो कमी हो रही है, वो जो है किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, स्क्वायर रूट ऑफ द वैगन्स के। मतलब जो जितने डब्बों आप जोड़ोगे, मतलब डब्बों की संख्या के वर्गमूल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब जो रिडक्शन है, मतलब कहें कि अगर मान लो अभी स्पीड s1 है और बाद में s2 हुआ, तो स्पीड में कमी क्या होगा, s2 माइनस s1, जो समझो आप, मतलब इन दोनों का डिफरेंस यही कमी होगा। और ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, अगर n बोगी जोड़ते हो तो उसके रूट के, वर्गमूल के। क्लियर है। उसके बाद बोला गया है व्हेन देयर आर 9 वैगन्स, जब इसमें 9 बोगी जोड़ा जाता है तो स्पीड 5 मीटर प्रति सेकेंड हो जाता है। स्पीड इज 5 मीटर पर सेकेंड। स्पीड कितना हो जाता है, 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ वैगन्स विद विच द इंजन कैन मूव। तो आपको मैक्सिमम बोगियों की संख्या बताना है, मैक्सिमम बोगियों की संख्या बताना है जिससे इंजन क्या करे, खींच सके, इंजन मूव कर सके, इंजन चल सके। मतलब स्पीड 0 से थोड़ा सा ज़्यादा भी रहे तो चल जाएगा, ठीक है। स्पीड 0 कर दोगे तो फिर चलेगा ही नहीं, हो तो रुक जाएगा। चलिए तो देखते हैं। तो एक चीज़ बताओ, यहाँ पर इसके बराबर हम के लगा दें। चलिए तो अब बताओ, पहले स्पीड था आपका 20/3 और अब हो गया 5, यही बोला गया है। तो कमी कितना हुआ, कमी कितना हुआ, 20/3 माइनस 5, और ये बराबर है के इंटू रूट एन के। और जब एन क्या था, ये 5 कब हुआ था, जब बोगियों की संख्या कितना था, 9, तो मतलब रूट 9। चलिए अब बताइए, तो कमी कितना हुआ, इसको कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 5/3 आ जाएगा, 5/3 आ जाएगा, और बराबर के रूट कितना, यहाँ से रूट 9 का वैल्यू आ जाएगा 3, तो के बराबर आ जाएगा 5/3 से ये 3 इधर आ जाएगा, दैट इज 9। के का मान आ गया 5/9, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बोला गया है कब, कि जब स्पीड जो हमारा हो वो क्या होना चाहिए, 0 से थोड़ा सा बड़ा, तभी इंजन चल सकेगा, और उस कंडीशन में मैक्सिमम बोगियों की संख्या निकालनी है। तो अब बताओ, हमारा स्पीड था 20/3, 20/3, मतलब जो हमें कमी करनी होगी 20/3 से कम करनी होगी। अगर 20/3 कमी कर दें तो स्पीड 0 हो जाएगा, फिर तो खींच ही नहीं पाएगा।
या इससे ज़्यादा कर दे तो स्पीड निगेटिव में चला जाएगा, ट्रेन पीछे की तरफ जाने लगेगा। मतलब हमें जो कमी करना होगा 20/3 से कम करना होगा, ठीक है। तो कमी ये है क्या, के और रूट एन। चलो तो यहाँ से 20/3 लिख लो, इज ग्रेटर देन के का वैल्यू 5/9 रूट एन। चलो काट दो 5 से, जैसे सिंपल इक्वल साइन, इक्वल टू साइन के साथ जो आप करते हो कैलकुलेशन, वही काम इसके साथ भी करना है। तो 5 से ये 4 बार में, अब बताओ 3 से ये 3 बार में, तो ये 3 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बताओ, रूट एन इज लेस देन कितना 12। अब बताओ यहाँ से रूट एन का अब दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो एन क्या होना चाहिए, रूट 144 होना चाहिए, 144 होना चाहिए। मतलब 144 से अब छोटा, तो दैट इज एन बराबर कितना होना चाहिए, एन बराबर कितना होना चाहिए 143। मतलब 143 बोगी रहेगा, डब्बा रहेगा, तो ट्रेन इंजन उसे खींच पाएगा। चलिए तो ये हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में कुछ खास नहीं था, बस आपको थोड़ा सा सोचना था, ठीक है। तो हम समझते हैं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे तरीक़ा से समझ रहे होंगे और हम समझाने में अपने ये समझ रहे हैं कि हमें कोई कमी नहीं कर रहे हैं आप लोग को समझाने में, ठीक है। हम आप लोग को समझाने में अपने तरफ से कोई कमी नहीं कर रहे। हमको जितना बेहतरीन तरीका लग रहा है उस तरीके से, और जितना स्लो प्रोसेस हमको लग रहा है उस तरह से हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, और उम्मीद करते हैं आप लोग भी समझ रहे होंगे। चलिए तो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो ये है डिस्टेंस कवर्ड बाय अ ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम टेकन एंड ऑल्सो इट वेरीज डायरेक्टली एज द स्क्वायर रूट ऑफ फ्यूल यूज्ड, ठीक है। बोला गया है कि एक ट्रेन के द्वारा जो डिस्टेंस कवर किया जाता है, जो दूरी तय की जाती है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टाइम के, जो उस डिस्टेंस को कवर करने में टाइम लग रहा है उस टाइम के। लिखते चलते हैं, मतलब जो डिस्टेंस है किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, किसके, टाइम के, ठीक है। उसके बाद बोला गया है ऑल्सो इट वेरी डायरेक्टली एज द स्क्वायर रूट ऑफ फ्यूल, और स्क्वायर रूट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, ईंधन के। मतलब फ्यूल को हम फ्यूल से ही डिनोट कर देते हैं, मतलब ईंधन के, जितना ईंधन लग रहा है उसके स्क्वायर रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एंड ऑल्सो वेरीज इनवर्सली एज द नंबर ऑफ वैगन्स अटैच टू इट। मतलब ये बोला गया है कि जो इसके साथ डब्बे लगे हैं उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, उसके क्या है, इनवर्सली। मान लो n डब्बा लगा है तो उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल ये हुआ n, ठीक है। चलो अब इस सिंबल को हटा दें तो ये बराबर हो गया, के एक लगा देते हैं कांस्टेंट, मतलब आपका फार्मूला तैयार है। अब चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दिया गया है फर्स्ट कंडीशन, अ ट्रेन कवर्स 192 किलोमीटर इन 20 आवर्स। एक ट्रेन जो है 192 किलोमीटर की दूरी 20 घंटा में तय करती है। व्हेन देयर आर 10 वैगन्स अटैच टू इट, जब इसके साथ 10 डिब्बे लगे हैं। एंड टोटल फ्यूल कंजम्पशन वाज 256 लीटर, और जो टोटल फ्यूल का कंजम्पशन है 256 लीटर है, ठीक है। फाइंड द कंजम्पशन ऑफ फ्यूल पर किलोमीटर। तो आपको ज्ञात करना है फ्यूल का कंजम्पशन पर लीटर कब, व्हेन अ ट्रेन गोज 200 किलोमीटर इन 25 आवर्स, जब ट्रेन 200 किलोमीटर 25 घंटा में तय करती है, और एंड विद 15 वैगन्स अटैच टू इट, मतलब 15 डब्बों के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। पहला कंडीशन दिया गया है कि 192 किलोमीटर की दूरी तय करती है, कितना देर में, 20 घंटा में, टाइम 20 घंटा। फ्यूल कितना लग रहा है 256, फ्यूल कितना लग रहा है 256 लीटर, फ्यूल कितना लग रहा है 256 लीटर। और बोला गया है कि आपका एन बोगियों की संख्या जो है 10 है, बोगियों की संख्या नंबर ऑफ वैगन्स 10 है। चलिए उसी प्रकार से अगर हम, तो यहाँ से आप निकाल ले के का वैल्यू या दूसरा इक्वेशन निकाल ले, उसके साथ भाग दे देना। तो फाइंड द कंजम्पशन ऑफ फ्यूल, तो कंजम्पशन ऑफ फ्यूल निकालना है। व्हेन ट्रेन
गोज 200 किलोमीटर, तो मतलब 200 किलोमीटर इसको कवर करना है, तब तेल कितना लगेगा, के का वैल्यू और टाइम टी जो है ये कितना देर में 25 घंटा में तय करती है 200 किलोमीटर, और दिया गया है कितने डब्बों के साथ, तो 15 डब्बों के साथ। तो 15 डब्बा मान लीजिए फ्यूल निकालना है, तो फ्यूल ये है। बस हो गया दूसरा कंडीशन, दोनों को भाग दे दीजिए, सारा डाटा आपके पास है। ठीक है, चलिए निकालिए, कोई दिक्कत नहीं है, के से के कैंसिल हो गया। चलिए अब बात करते हैं ये 10 से ये 2 बार में 0 2 10 से ये 20 2 बार में कट गया। अब बात करते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 से ये कट जाएगा कितना बार में, 3 बार में, और 5 से ये 5 बार में, 5 से इसको काट दीजिए 40 बार में। क्लियर दोस्त? चलिए, और 2 से इसको भी काट दीजिए, 2 से कितना बार में, 2 से 9 बार में, और 2 छक्का 12। ठीक है, अच्छा एक चीज़ बताइए, 2 रूट यहीं पर हम कर देते हैं, 256 का रूट हो जाएगा 16, 256 का रूट हो जाएगा 16, तो 16 से ये कितना बार में कटेगा, 16 बार में, सॉरी 6 बार में। कितना बार में, 6 बार में। कितना बार में, 6 बार में। अब देख लीजिए आपके पास क्या बचा, इधर बचा 6 बटा में 40, 6/40। इधर की बात करें हम तो इधर ऊपर में भी कुछ नहीं बचा, क्या बचा है, रूट फ्यूल और बटा में 3, तो ये 3 कहाँ जाएगा, ऊपर, और फ्यूल कहाँ आ जाएगा, नीचे। कैलकुलेशन आप जानते हैं। चलिए, तो ये 3 से कितना बार में, 2 बार में, 2 से ये कितना बार में, 20 बार में। मतलब फ्यूल की बात करें तो आया 20। तो यहाँ से अब बताओ फ्यूल कितना आ जाएगा, स्क्वायर कर दोगे तो फ्यूल आ जाएगा कितना, फ्यूल कितना आ जाएगा, 400 लीटर। कितना आ जाएगा, 400 लीटर। लेकिन पूछा गया है आपसे कि पर लीटर कितना होगा, पर लीटर। तो एक चीज़ बताओ, ये कितना किलोमीटर में हुआ है, ये 200 किलोमीटर में हुआ है, तो पर किलोमीटर फ्यूल निकालना है, पर किलोमीटर। तो ये बताओ, ये 200 किलोमीटर में हुआ ना, तो पर किलोमीटर की फ्यूल पर किलोमीटर क्या होगा बताओ, फ्यूल पर किलोमीटर क्या होगा, 400 बटा में 200, दैट इज 2 लीटर पर किलोमीटर, पर किलोमीटर। ये रहा आपका आंसर। क्लियर है दोस्त? चलिए अब इसके साथ हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए तो दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और उसको देखते हैं क्या है। ठीक है, तो हमारा ये क्वेश्चन है, बाई एन इंजन द कंजम्पशन ऑफ कोल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स वेलोसिटी। मतलब बोला गया है कि जो कंजम्पशन है कोयले का ट्रेन में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसके वेलोसिटी के वर्ग के, वेलोसिटी के उसके वेग के वर्ग के। ठीक है, व्हेन वेलोसिटी इज 50 माइल पर आवर, 50 माइल पर आवर, देन कंजम्पशन इज 100 kg। बोला गया है कि जब उसका स्पीड जो है 50 मील पर आवर है, पर घंटा है, तो उसका खपत जो है कोयले का 100 kg है, 100 kg है। इफ कॉस्ट ऑफ कोल इज 25 पैसे पर kg। मतलब बोला गया कि यदि कोयले की जो प्राइस है 25 पैसा पर kg है, ठीक है, तो एंड एक्सपेंडिचर इज 9 रुपीज़ पर आवर, और जो उसका खर्चा है 9 रुपया प्रति घंटा है। मतलब 1 घंटा में 9 रुपया खर्चा होता है। इन सेकेंड केस द फाइंड द कंजम्पशन इन ट्रैवलिंग 250 माइल, 250 माइल मतलब 250 मील चलने में उसे कितना खपत होगा, कितना खपत होगा कोयले का। चलिए तो हम देखते हैं, बोला गया है इसमें, क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 6 था ये हमारा, और बोला गया है इसमें कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्या कंजम्पशन, कंजम्पशन को हम सी से ही डिनोट कर देते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स वेलोसिटी, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के इंटू वी स्क्वायर। यही बात बोला गया है, बस और कुछ नहीं बोला गया है। तो पहला कंडीशन में खपत है 100 kg, खपत है 100 kg और 50 मील पर आवर है, तो के का वैल्यू यहाँ से 50 का स्क्वायर करोगे, 50 का स्क्वायर करोगे आप, तो क्या हो जाएगा, डबल जी यहाँ से 100 बराबर आ जाएगा के इंटू 2500,
तो यहाँ से आ जाएगा के बराबर, ये 00 से 00 कैंसल, के बराबर क्या आ जाएगा 1/25, 1/25। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरा कंडीशन में बोला गया है दोस्तों कि जो हमारा कोयले का प्राइस है, कोयले का जो प्राइस है, वो 25 पैसे पर केजी है। और दूसरा बात बोला गया है कि जो उसका एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर की अगर बात करें हम, तो वो है 9 रुपया पर आवर। तो हम एक चीज़ निकाल लेते हैं कि एक चीज़ बताओ, हम आपसे पूछें कि एक टॉफ़ी का दाम 2 रुपया है, या ऐसे पूछें कि 1 केजी चीनी का दाम है 5 रुपया और हम खर्चा करते हैं 50 रुपया, 1 केजी चीनी का दाम 5 रुपया और खर्चा करते हैं 50 रुपया, तो कितना चीनी खपत हुआ? मतलब कहोगे 50 केजी। तो वही मैं बात बोल रहा हूँ, एक केजी कोयले का दाम है 25 पैसा पर केजी और खर्चा हम करते हैं 9 रुपया। तो एक चीज़ बताओ, तो हमारा कंजम्पशन कितना हुआ 1 घंटा में? ये 1 घंटा में 9 रुपया हो रहा है ना, तो 1 घंटा में कंजम्पशन उसका कितना हो जाएगा? बोलोगे 9/25, ये पैसा में है और ये रुपया में, तो इसको भी रुपया में बदल लो, मतलब 100 से गुना कर लोगे। मतलब कहोगे कि तो 25 से 4 बार में 4 × 9 दैट इज 36 केजी पर आवर। मतलब 1 घंटा में आपको 36 केजी का खपत होगा। चलिए, तो अब वेलोसिटी निकाल लेते हैं इसी फार्मूला से। तो हम निकालते, खपत कितना है 1 घंटा में? 36 केजी, यहाँ पे 36 केजी। अब यहाँ से हम चलते हैं 36 केजी, और बोला गया है के का मान है 1/25 और हमारा वेलोसिटी निकालना है दैट इज v स्क्वायर। ठीक है, तो अब बताओ यहाँ से हमारा ये 25 इधर आएगा, मतलब v स्क्वायर बराबर हो जाएगा 36 × 25। तो बताओ v बराबर कितना होता है? दोनों तरफ रूट कर दोगे तो ये क्या आ जाएगा 6 × 5 दैट इज 30। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछा गया है कि 250 मील चलने में कितना खपत होगा। एक चीज़ बताओ, तो अब 30 के स्पीड से जाएगा, उसे चलना है 250 मील, कितना टाइम लगेगा? तो अगर टाइम की बात करोगे तो 250 मील चलने में कितना टाइम लगेगा? डिस्टेंस बाई स्पीड, डिस्टेंस बाई टाइम बराबर डिस्टेंस बाई स्पीड। तो ये रहा डिस्टेंस, ये रहा स्पीड, इतना मील लगेगा, इतना टाइम लगेगा, इतना घंटा लगेगा। अब बताओ 1 घंटा में 36, तो कंजम्पशन की बात करें हम, कंजम्पशन की बात करें तो 1 घंटा में 36 केजी खत्म होता है, 1 घंटा में 36 केजी होता है। तो इतना घंटा में कितना होगा बताओ? 250/30 × 36। तो बताओ 0 से 0 कैंसल, 0 से 0 कैंसल, 3 से ये 12 बार में, और 12 में 25 से गुना करोगे तो आपका कितना आ जाएगा? 12 से 25 में गुना करोगे तो आ जाएगा आपका 300 केजी। ये रहा आपका आंसर। क्यों दोस्तों, कैसा रहा आज का वीडियो? अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक और सब्सक्राइब करते रहें ताकि हमारा भी हौसला बुलंद रहे और हम पर डे आपको वीडियो सेंड कर सकें। ठीक है, पर डे वीडियो यूट्यूब पर अपलोड कर सकें ताकि आपको पढ़ने में सहूलियत हो, आपको हर चीज़ यूट्यूब पर फ्री में अवेलेबल हो। तो ठीक है दोस्तों, इसी के साथ आप सभी लोग से अलविदा लेते हैं, विदा लेते हैं और आप सभी लोग को बाय बाय।